आप अपने बिस्तर से कुछ धुएं की स्मेल आने के कारण अचानक उठ जाते हैं, लेकिन बाहर अभी भी अंधेरा है। सुबह 5 बजे आप अलार्म को देखने के लिए पलटते हैं और बिस्तर से निकलकर पानी के पंप की ओर लड़खड़ाते हुए जाते हैं, जो कि हमेशा चालू रहता है। आप इसे बंद कर देते हैं और अपनी नींद कंटिन्यू करने के लिए बिस्तर पर वापस चले जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आपकी आंखें खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। सबसे पहली बात, आप अपने फ्रंट डोर पर मेल चेक करने जाते हैं और वहां आपको एक टेलीग्राफ मिलता है, जो कि आपकी एक किराएदार मैरी के लिए वेस्टर्न यूनियन से आया हुआ एक नोट है। लेकिन जब आप मैरी का ये नोट उसे देने के लिए हॉल से होते हुए उसके अपार्टमेंट की ओर जाते हैं, तो आपको कल रात वाली वही धुएं की धुंधली स्मेल वापस आने लगती है। जैसे जैसे आप मैरी के अपार्टमेंट की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये स्मेल और स्ट्रांग हो जाती है, और जैसे ही आप उसके दरवाजे के बाहर पहुंचते हैं, वैसे ही ये पहले आने वाली स्मेल अब दुर्गंध में बदल जाती है। आप दरवाजा खटखटाते हो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आपको समझने लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। आप घबराने लगते हैं और दरवाजे के हैंडल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद आपको अंदाजा तक नहीं है कि मैरी के इस दरवाजे के पीछे एक ऐसा डरावना मंजर है जो अगले 70 सालों तक एक रहस्य बन जाएगा। 2 जुलाई 1951 की सुबह को पैंसी कारपेंटर अपनी एक किराएदार मैरी रीसर को टेलीग्राफ दे रही थी। जब उसने मैरी के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे के नॉब को छूने पर पैंसी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। दरवाजे का नॉब या हैंडल बहुत गर्म था, इतना गर्म था कि उसने पैंसी का हाथ जला दिया। इससे घबराकर पैंसी अपने अपार्टमेंट में वापस चली गई और उसने कॉल करके पुलिस को बुलाया। जब पुलिस मैरी के अपार्टमेंट में पहुंची तो उन्हें मैरी के लिविंग रूम में राख का ढेर मिला, जहां पर कि मैरी की एक कुर्सी हुआ करती थी, और आगे राख का इंस्पेक्शन करने पर उन्हें मैरी के स्पाइन या रीढ़ का हिस्सा मिला। उसके लेफ्ट पैर में अभी भी उसका काला रेशमी जूता पहना हुआ था, और पॉसिबली सबसे डेंजरस चीज कि उसका स्कल या खोपड़ी सिकुड़कर एक कप के साइज की हो गई थी। ऊपरी दीवारों पर कालिक की एक मोटी परत जमी हुई थी, और कुर्सी के आसपास के कुछ लाइट स्विच पिघल गए थे, और अपार्टमेंट का बाकी हिस्से को आग की लपटों से कुछ असर नहीं हुआ था, जिन लपटों ने पॉसिबली मैरी और उसकी कुर्सी को भस्म कर दिया था। यहाँ तक कि उसके बिस्तर पर पड़ी सफेद चादरें और आग से कुछ ही दूरी पर पड़ा अखबार भी सही सलामत थे, लेकिन आग के कोई भी सोर्स का क्लियरली पता नहीं चल रहा था। ये लगभग ऐसा था कि मानो मैरी स्पॉन्टेनियसली ही आग की लपटों में घिर गई हो। लेकिन सवाल ये था कि ऐसा हो कैसे सकता था। पुलिस को पड़ोसियों और विटनेसेस के सुझाव मिलने लगे। एक इंसान ने दावा किया कि उसने खिड़की में से मैरी के अपार्टमेंट में आग का एक गोला उड़ते हुए देखा था, जबकि दूसरे इंसान ने जोर देकर कहा कि मैरी का मर्डर कर दिया गया होगा और उसका अंतिम संस्कार करके उसके रिमेन्स या अवशेषों को उसके घर वापस भेज दिया गया होगा। पुलिस ऑफिसर्स भी इस केस से काफी कंफ्यूज थे, और 1 महीने की जांच के बाद पुलिस ने इस केस को छोड़ने का और एफबीआई को ये केस सौंपने का फैसला कर दिया। मैरी ऐसे रहस्यमय कंडीशंस में आग की चपेट में आने वाली पहली या आखिरी औरत नहीं थी। दरअसल 2010 में समुंदर के पार आयरलैंड में एक घटना घटी। 1 दिसंबर की सुबह टॉम मैनियन का स्मोक अलार्म बज गया, लेकिन अपने घर में आग लगने का कोई सबूत ना मिलने पर टॉम बाहर गया, जहां उसने अगले अपार्टमेंट के दरवाजे से धुआं निकलते देखा। ये एक 76 साल के इंसान माइकल फेरिटी का घर था। टॉम ने माइकल के घर जाकर चिंतित होकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। टॉम ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, जो कि तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए थे। जब फायर ऑफिसर्स ने दरवाजा खोला तो माइकल को उसकी पीठ के बल मृत पड़ा हुआ पाया गया, और वो बुरी तरह से जल गया था। मैरी के केस के तरह ही माइकल के घर पर भी सिर्फ फर्श और छत ही डैमेज हुए थे। उसके आसपास भी इस बात का कोई संकेत नहीं था कि किस कारण से उस इंसान की बॉडी में आग लगी होगी। यहाँ तक कि फायर ऑफिसर्स ने इस बात को भी क्लियर कर दिया
कि उसकी जलती हुई चिमनी उसकी मौत का कारण नहीं थी। बेईमानी का और तो और किसी ने घर में तोड़फोड़ की थी, इन बातों का भी कोई सबूत नहीं मिला। स्टेट पैथोलॉजिस्ट ने माइकल की बॉडी की जांच करने पर कहा कि माइकल को टाइप 2 डायबिटीज और हाइपरटेंशन था, लेकिन इसके बावजूद हार्ट फेलियर का कोई संकेत नहीं था। लेकिन इसके अलावा माइकल का शरीर इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि इस बात का कोई और सुराग नहीं मिल सका कि माइकल फेरिटी के शरीर में आग कैसे लगी, जबकि वहां तो कोई आग का सोर्स था भी नहीं। तो आखिर ये सब हो क्या रहा था? क्या ये लोग सीक्रेटली वैम्पायर्स या पिशाच थे जो कि सूरज की रोशनी के करीब थे? खैर, इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए भी कि प्रेजेंट में वैम्पिरिज्म या पिशाचवाद का कोई साइंटिफिक रूप से डॉक्यूमेंटेड मामला नहीं है, ये दोनों ही केसेस रात के समय में घटित हुए थे। इसलिए जब तक मूनलाइट के प्रति सेंसिटिव वैम्पायर्स या पिशाचों का कोई नया प्रकार नहीं आता, तब तक तो ये सवाल ही नहीं उठता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैम्पायर्स या पिशाच जैसी सुपरनैचुरल चीज का यूज करना मेरे लिए बहुत अजीब है, लेकिन जब आप सोचते हैं कि माइकल फेरिटी के केस में कोरोनर ने उसकी मौत को स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन या SHC का करार दिया था, तो आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी एक्सप्लेनेशन के लिए पैरानॉर्मल की ओर रुख कर रहे हैं। SHC या स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबशन आमतौर पर उन लोगों से जुड़ा होता है जो कि शराब की लत, लापरवाह इंटीमेसी और यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुंचाने के विचारों से पीड़ित होते हैं। इसे समझने के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी के पॉल रायले ने SHC को एक ऐसे प्रोसेस के रूप में बताया है जिसमें इंटरनल केमिकल एक्टिविटी से पैदा होने वाली गर्मी के कारण इंसानी शरीर कथित तौर पर आग पकड़ लेता है, लेकिन जिसमें कि आग लगने के बाहरी सोर्स का कोई सबूत नहीं होता। SHC का पहला डॉक्यूमेंटेड केस 1400 के दशक के अंत में मिलान में पाया गया था। कहा जाता है कि सर पैलेनिस नाम के शूरवीर कुछ गिलास तेज शराब पीने के बाद अपने माता पिता के सामने ही आग की लपटों में घिर गए थे। सेस्ना की काउंटेस कॉर्नेलिया जंगारी डेबैंडी को भी 1745 में इसी तरह के वाकये का सामना करना पड़ा था। सिर्फ उसका जलता हुआ सर और सॉक्स में ढके हुए पैर ही मैरी रीसर की तरह आग से बचे थे। अल्टरनेटिव साइंटिस्ट और ब्रिटिश जर्नलिस्ट रिचर्ड मिल्टन ने अन्य मामलों का हवाला दिया है जिनके बारे में उनका मानना है कि ये SHC के ही केसेस है। एग्जाम्पल के लिए 61 साल की जेनी सैफिन अपने पिता के साथ किचन में बैठी थी, तब अचानक उसके पिता को अपनी आंख के कोने से लाइट की एक चमक दिखाई दी। जब उसके पिता उससे ये पूछने के लिए मुड़े कि क्या उसे भी वो चमक दिखाई दी, तब शॉकिंगली उसके पिता को ये एहसास हुआ कि वो चमक और कुछ नहीं थी बल्कि जेनी ही अचानक आग की लपटों में घिर गई थी। डर कर जेनी के पिता ने अपनी बेटी को उसके चेहरे और पेट से निकल रही आग की लपटों को बुझाने के लिए सिंक के पास खींच लिया। आसपास का कमरा और यहाँ तक कि जेनी के लाल कार्डिगन के अलावा उसने जो भी कपड़े पहने थे वो भी सलामत थे, जिस पर कि आग नहीं लगी थी। इससे भी अजीब बात ये थी कि जब इमरजेंसी सर्विसेज जेनी के घर पहुंची तो उसके शरीर पर 3rd डिग्री बर्न्स के बावजूद वो अभी भी होश में थी। लेकिन जेनी फिर 8 दिनों के बाद मर जाती है। उसके रिश्तेदारों ने डिसाइड किया कि ये पॉसिबली SHC था। तो क्या सच में स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन यानी SHC का कोई अस्तित्व भी है? और अगर ऐसा है तो क्या इसके पीछे कोई ठोस एक्सप्लेनेशन है या नहीं? स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन पर सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट और ब्लेज नामक किताब के लेखक लैरी आर्नोल्ड SHC को समझने के लिए सब एटॉमिक पायरोट्रॉन थियरी लेकर आए। ये थियरी कहती है कि बहुत छोटे लेकिन हाई पावर्ड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें पायरोट्रॉन कहा जाता है, जो कि एटम्स के अंदर से गुजर सकते हैं। कभी कभी इनमें से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, जिसके कारण एटम के अंदर एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन एक छोटे बॉम्ब की तरह काम करता है जो कि शरीर में फट जाता है और जिसे इंटरनल हिरोशिमा इफेक्ट कहा जाता है, जिसके कारण स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन होता है। ऑफ कोर्स ऐसा कोई ठोस साइंटिफिक सबूत नहीं है जो बताता हो कि पायरोट्रॉन मौजूद होते हैं। दूसरे कुछ रिसर्चर्स ने ह्यूमन गट में मीथेन प्रोडक्शन का बढ़ना इसका पॉसिबल कारण बताया है।
हालांकि स्केप्टॉइड पॉडकास्ट के ब्रायन डनिंग ने इस कारण को खारिज करते हुए बताया कि गाय या काऊ इंसानों की तुलना में बहुत ज्यादा मीथेन का प्रोडक्शन करती है, लेकिन गाय के स्पॉन्टेनियस काऊ कंबस्शन की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। लेकिन इन लोगों के अचानक भस्म होने के पीछे कोई तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो अगर स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन नहीं, तो फिर इन सभी लोगों के साथ ऐसा कैसे हुआ? बहुत डरकर ही सही, लेकिन ये कहना सुरक्षित है कि इन घटनाओं के लिए वास्तव में एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। मैरी रीसर के केस में FBI ने इस बात से इनकार किया कि उसकी मौत SHC के कारण हुई थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने वीक इफेक्ट नाम के एक फेनोमेना का हवाला दिया। ये फेनोमेना बताता है कि शरीर मोमबत्ती की तरह होता है, कपड़े और बाल बाती की तरह और शरीर की चर्बी मोम की तरह काम करती है, और जब तक शरीर पर चर्बी है तब तक आग जलती रहेगी। एक बार जब आग का फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वो बुझ जाएगी, जिससे पता चलेगा कि शरीर के कम चर्बी वाले हिस्से जैसे हाथ पैर अक्सर पीछे क्यों रह जाते हैं। इसे बेहतर ढंग से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए BBC 1 के QAD द्वारा किए गए एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट को देखना सबसे अच्छा होगा। बेशक इस एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानी शरीर का उपयोग करना मॉरल रूप से प्रश्न के बाहर था, इसलिए इसके बजाय उन्होंने एक ब्लैंकेट में लपटे हुए पिग की बॉडी का उपयोग किया, और रिजल्ट काफी हद तक इस वीडियो में हमारे पहले डिस्कस किए गए स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबस्शन केसेस के समान था। एक बार आग लगाने के बाद पिग की बॉडी 5 घंटों तक जलती रही और अंत में राख में बदल गई। ये बताता है कि आग को एक ही स्थान पर कैसे नियंत्रित किया गया था। लेकिन अगर आप आग में हैं, तो क्या आप खुद को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, या कम से कम आग से दूर नहीं भागेंगे? आग लगने की सिचुएशन को इग्नोर करना मुश्किल होता है, लेकिन हमने इस वीडियो में जिन भी केसेस पर चर्चा की है, उनमें से हर एक में विक्टिम आग में जलने के पूरे समय तक बिना किसी मूवमेंट या बिना किसी हरकत के रहा है। खैर, मैरी के बेटे के अनुसार आग लगने के पहले के दिनों में मैरी को आगे होने वाली इस घटना का आभास हो गया था, जिसके बारे में वो चिंतित भी हो गई थी। जब वो घटना की रात पहले उससे मिलने गया था, तो उसने दावा किया कि मैरी ने 2 सिडेटिव्स या शामक दवाई ली थी, और उसने सोने से पहले 2 और सिडेटिव्स लेने के बारे में भी सोच रखा था, जिसके कारण हो सकता है कि उसे कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा हो। मैरी जैसे ही SHC के ज्यादातर विक्टिम्स बुजुर्ग थे, और उनकी नींद में ही स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी कंडीशन से पीड़ित होने की ज्यादा संभावना थी। तो ये पॉसिबल है कि मैरी पहले ही इस हद तक अश्रम हो चुकी थी कि उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो जल रही थी। हालांकि ये अभी भी क्लियर नहीं है कि सबसे पहले तो वो आग की चपेट में आई ही कैसे। मैरी के बेटे ने भी बताया कि मैरी बहुत ज्यादा स्मोक किया करती थी। उसके बुढ़ापे और सिडेटिव्स के कारण ये पॉसिबल है कि मैरी स्मोक करते समय गलती से सो गई हो और सिगरेट की गर्म राख ने उसके नाइट गाउन को जला दिया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब उसे जागने पर पता चला कि वो जल रही है, उससे पहले ही उसकी धुएं में दम घुटने से मौत हो गई हो। माइकल फेरिटी के केस में ऑफिसर्स ने उसकी मौत का कारण SHC बताया था, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि उसे मैरी की तरह ही किसी बाहरी सोर्स द्वारा आग लगा दी गई हो। पास में ही एक चिमनी भी थी, इसलिए पॉसिबल है कि अंगारों से उसके कपड़ों में आग लग गई हो। दुर्भाग्य से हम कभी इस वीडियो में चर्चा की गई ज्यादातर घटनाओं के बारे में पॉसिबल रीजनेबल एक्सप्लेनेशंस के बारे में ये नहीं जान पाएंगे कि वो क्यों घटित हुई, और उन सब लोगों की बॉडी में आग कैसे लग गई, और हम उन आग लगने के रीजंस के बारे में भी श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि जिन लोगों ने इन घटना को असल में होते हुए देखा था, उनकी भी जल्द ही मौत हो गई थी। आपकी राय में इन सभी लोगों के मौत के पीछे क्या रीजन हो सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद।